हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो आपका टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस है उसकी जो आपकी सेकंड यूनिट है उसको हम एक वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक रहता है वो रहेगा आपका ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग, यूनिट प्लानिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके मीनिंग, नीड और एडवांटेजेस और साथ ही इसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो प्लानिंग होती है ये क्या होती है, एक तरह की फाउंडेशन होती है किस चीज़ के लिए, फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। और अगर विदाउट प्रॉपर प्लानिंग क्या होता है, टीचिंग बिकम्स रैंडम एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यानी अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर ना हो तो टीचिंग कैसी बन जाती है, रैंडम और अनऑर्गेनाइज्ड बन जाती है। और जो आपकी यूनिट प्लानिंग होती है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट किस चीज़ का, टीचिंग प्लानिंग का। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट प्लानिंग के बारे में। ओके, मतलब क्या होता है यूनिट प्लानिंग का। देखो, जो आपकी यूनिट प्लानिंग होती है इसका मतलब होता है प्लानिंग द टीचिंग ऑफ अ होल यूनिट ऑफ द सिलेबस इन एडवांस। यानी आप मानो कि आपने पूरी यूनिट को प्रिपेयर करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द टीचर स्टडीज द यूनिट कंटेंट, डिसाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लान द सीक्वेंस ऑफ द लेसन, सेलेक्ट टीचिंग मेथड्स और रिसोर्सेज और प्लान एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट। वही चीज़ है, मतलब कि जो यूनिट, पूरी यूनिट का कंटेंट है उसको स्टडी करेगा, डिसाइड करेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी बच्चे क्या क्या सीखेंगे, और साथ ही साथ प्लान करेगा सीक्वेंस लेसन्स के, मतलब सीक्वेंस ऑफ लेसन्स। उसके बाद सेलेक्ट करेगा टीचिंग मेथड्स और रिसोर्सेज को, कहाँ कहाँ से पढ़ाना है पूरी यूनिट को, एक्टिविटीज़ को प्लान करेगा और असेसमेंट को भी प्लान करेगा। तो ये होता है आपका मतलब किस चीज़ का, यूनिट प्लानिंग का। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है यूनिट प्लानिंग की किस चीज़ के लिए, टीचिंग के लिए। देखो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। पहला है कि सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, मतलब कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले ही सेट कर लेने हैं। उसके बाद है टीचर बिकम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है टीचर। प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूज़ ऑफ क्लास टाइम, है ना, अगर आप यूनिट प्लानिंग कर दोगे तो उससे जो क्लास का टाइम है वो प्रॉपरली यूज़ होगा। उसके बाद है द टीचर कैन चूज़ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, है ना, प्रॉपर टीचिंग मेथड्स टीचर यूज़ कर सकता है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, जो टीचर है वो जो रिसोर्सेज है उनका इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकता है। और जो एक वेल प्लान्ड लेसन होता है वो क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है किसको, टीचर को। प्लानिंग हेल्प्स टू इंक्लूड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, है ना, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने में भी जो यूनिट प्लानिंग है वो हेल्प करती है। उसके बाद है प्लानिंग अवॉइड्स रैंडम टीचिंग, यानी जो आपकी यूनिट प्लानिंग होती है वो रैंडम टीचिंग को क्या करती है, अवॉइड करती है। तो ये होती है आपकी इम्पोर्टेंस किस चीज़ की, प्लानिंग फॉर टीचिंग। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नीड या इम्पोर्टेंस क्या होती है यूनिट प्लानिंग की, कि आपने बच्चों को पढ़ाने से पहले यूनिट की प्लानिंग क्यों करनी है। देखो, इसमें आपका पहला क्या है कि प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू टीचिंग, यानी जब यूनिट प्लानिंग की जाती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है टीचिंग के लिए, हेल्प करती है सिस्टमेटिक कवरेज किस चीज़ की, सिलेबस की, सेव करती है टाइम और एफर्ट किसका, टीचर का, अवॉइड करती है कन्फ्यूजन और रिपीटिशन को, हेल्प करती है किस चीज़ में, टू सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, सपोर्ट करती है किस चीज़ को, बेटर टाइम मैनेजमेंट को, क्या, यूनिट प्लानिंग, हेल्प करती है प्रॉपर सिलेक्शन किस चीज़ की, टीचिंग एड्स की, इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को। तो ये रहती है कि हमें ज़रूरत क्या है यूनिट को प्लान करने की। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या होती है यूनिट प्लानिंग की। देखो, यूनिट प्लानिंग की जो एडवांटेजेस होती है उससे क्या होता है, टीचिंग बिकम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो टीचिंग होती है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड बन जाती है। इंश्योर करती है किस चीज़ को, लॉजिकल सीक्वेंस टॉपिक्स का, ओके,
हेल्प टू लिंक प्रीवियस नॉलेज विद न्यू कंटेंट। यूनिट प्लानिंग किस में हेल्प करती है? प्रीवियस नॉलेज को न्यू कंटेंट के साथ लिंक करने में। इम्प्रूव करती है टीचर के कॉन्फिडेंस को, हेल्प करती है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? टाइम का, सपोर्ट करती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, तो ये सारी एडवांटेजेस होती है कि हमने यूनिट की प्लानिंग क्यों करनी है। और रिड्यूस करती है टीचिंग के स्ट्रेस को, और जो इवैल्यूएशन है उसको सिस्टमेटिक और फेयर बनाती है। क्या? यूनिट प्लानिंग। तो ये सारी एडवांटेजेस होती है किस चीज़ की? यूनिट प्लानिंग की। उसके बाद देखेंगे हम कि स्टेप्स क्या होते हैं, कि जब आपने यूनिट को प्लान करना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है यूनिट, मतलब कि जो भी यूनिट आपने बच्चों को पढ़ानी है। एनालिसिस करना है कंटेंट का, है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो उद्देश्य है आपके कि किस तरीके से आपने यूनिट को पढ़ाना है, वो भी आपने फॉर्मुलेट करने हैं। ऑर्गेनाइज करना है किस चीज़ को? कंटेंट को। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, यानी आपने जो टीचिंग मेथड्स और रिसोर्सेज हैं उनको सिलेक्ट करना है। प्लानिंग करनी है लर्निंग एक्टिविटीज़, प्लान करना है एवेल्यूएशन को, और टाइम भी अलोकेट करना है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं यूनिट प्लानिंग की, कि आपने बच्चों को पढ़ाने से पहले यूनिट को किस तरीके से प्लान करना है। क्लियर? उसके बाद है, मतलब कि इसमें ही हम पढ़ेंगे कि जब आप सिलेक्शन ऑफ यूनिट करते हो तो आपको उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका सिलेक्शन ऑफ यूनिट। सेलेक्ट यूनिट फ्रॉम सिलेबस, यानी जो भी बच्चों का सिलेबस है उससे आपने यूनिट को सिलेक्ट करना है। स्टडी कंटेंट केयरफुली, जो भी आपका कंटेंट है उसको आपने केयरफुली स्टडी करना है। अंडरस्टैंड करना है किस चीज़ को? स्कोप ऑफ द यूनिट, यानी उस यूनिट का एरिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपने जब आपने यूनिट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, यानी जो यूनिट है उसको सब टॉपिक्स में आपने तोड़ देना है। अरेंज करना है कंटेंट को सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स में। आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कंसेप्ट्स को। तो ये सारा आता है हमारा एनालिसिस ऑफ कंटेंट में। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखो इसमें क्या आता है आपका कि आपने डिसाइड करना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स को, डिसाइड करना है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स को, कि इससे बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में। और ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर और मेजरेबल, यानी जो भी उद्देश्य है, जो भी बच्चे उस टॉपिक से सीखेंगे वो क्या होने चाहिए? क्लियर और मेजरेबल होने चाहिए। उसके बाद है आपका कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किस चीज़ की? कंटेंट की। इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आता है कि अरेंज करना है आपने लेसन्स को किस में? लॉजिकल सीक्वेंस में। पहले एक चीज़ पढ़ानी है, फिर उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट पढ़ाना है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? अरेंज करना है लेसन्स को लॉजिकल सीक्वेंस में। कनेक्ट करना है टॉपिक्स को प्रीवियस नॉलेज के साथ। प्लान करना है कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी आपने अगर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो उसको आपने कोरिलेट करना है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये सारा आता है आपका किस में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में, यानी जो आपका कंटेंट है उसको आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद है आपका सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा कि चूज़ करना है आपने सूटेबल मेथड्स को, जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया। तो ये सारे आपने, मतलब जो भी सूटेबल मेथड है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको आपने चूज़ करना है। लर्निंग रिसोर्सेज शुड बी सूटेबल, मतलब मॉडल्स, चार्ट्स, ICT वगैरह सूटेबल होने चाहिए। उसके बाद क्या है? प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या आएगा आपका कि आपने लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। आपने प्लान करना है एक्सपेरिमेंट्स को, ग्रुप वर्क को, प्रोजेक्ट्स वगैरह को। इंक्लूड करना है स्टूडेंट की सेंटर्ड एक्टिविटीज़ को, यानी जिसमें स्टूडेंट क्या हो? एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है प्लान करना है आपने इवैल्यूएशन को। इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा आपका आपने डिसाइड करना है टूल्स फॉर असेसमेंट, यानी आप बच्चों की असेसमेंट किस तरीके से करोगे। जैसे ओरल क्वेश्चन के थ्रू करोगे, वर्कशीट्स के थ्रू करोगे, या टेस्ट के थ्रू करोगे। प्लान करना है आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट को। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो चीज़ होती है जो टाइम टू टाइम होती रहती है, यानी लर्निंग के साथ जो असेसमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद आपने टाइम एलोकेशन में क्या करना है?
देखो इसमें आपने क्या करना है, डिसाइड करना है नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द यूनिट, यानी मतलब जो आप पूरी यूनिट आपने डिसाइड करी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप इस यूनिट को पूरा कवर करने के लिए कितने वो लोगे, क्या पीरियड्स लोगे बच्चों के। उसके बाद है एलोकेट टाइम फॉर ईच सब टॉपिक, यानी आपने हर एक सब टॉपिक के लिए क्या करना है, टाइम अलोकेट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपने किसके लिए, रिवीजन के लिए। तो ये सारा आता है आपका किस में, कि जो स्टेप्स होते हैं किस चीज़ के, यूनिट प्लानिंग के। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो इसमें क्या है आपका कि जो यूनिट प्लानिंग होती है ये हेल्प करती है टीचर्स को किस चीज़ में, ऑर्गेनाइज कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन एडवांस में। ओके, और ये इंश्योर करती है क्या, यूनिट प्लानिंग इंश्योर करती है सिस्टमेटिक टीचिंग, बेटर टाइम मैनेजमेंट और मीनिंगफुल लर्निंग, और साथ ही साथ इम्प्रूविंग ओवरऑल टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। तो ये इसका आपका कंक्लूजन होता है किस चीज़ का, यूनिट प्लानिंग का, है ना। कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और इवैल्यूएशन करने में हेल्प करती है। तो ये इसका कंक्लूजन रहता है। क्लियर, तो ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका कि लेसन प्लानिंग। इसमें भी आपका सेम है, मीनिंग, नीड, एडवांटेजेस और स्टेप्स। देखो लेसन प्लानिंग यूनिट प्लानिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। जो लेसन प्लानिंग होती है उसका मतलब होता है प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड प्लान फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर लेसन बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, है ना। जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि पूरी यूनिट को आपने किस तरीके से ब्रेक करना है सब टॉपिक्स में, फिर जाके आपने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन जो लेसन प्लानिंग होती है उसका मतलब होता है कि आपने जो पर्टिकुलर लेसन है वो किस तरीके से क्लास में पढ़ाना है। देखो ये इंक्लूड करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, यानी जो लेसन आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंटेंट टू बी टॉट, यानी क्या कंटेंट आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, टीचिंग मेथड्स आपके क्या होंगे, लर्निंग रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, एक्टिविटीज़ क्या होंगी जो आप बच्चों से कराओगे, क्वेश्चंस किस तरीके के पूछोगे, इवैल्यूएशन किस बेसिस पे करोगे। तो ये सारा आ जाता है आपका किस में, लेसन प्लानिंग में। उसके बाद है, अगर सिंपल शब्दों में हम बोले, जो लेसन प्लान होता है इट इज़ अ रिटन गाइड किस चीज़ के लिए, फॉर वन क्लास पीरियड, है ना। मतलब कि एक पीरियड में आप क्या क्या पढ़ाओगे बच्चों को, वो होता है आपका लेसन प्लान। उसके बाद है कि नीड या इम्पोर्टेंस क्या होती है लेसन प्लानिंग की। देखो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका कि गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू टीचिंग, यानी अगर आप लेसन प्लान करके जाओगे तो वो क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, टीचिंग के लिए। हेल्प करता है अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, यानी बच्चे इससे क्या क्या सीखेंगे उसको अचीव करने में भी हेल्प करता है लेसन प्लानिंग। मेक्स टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी लेसन प्लानिंग टीचिंग को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। हेल्प करती है लेसन प्लानिंग इसमें प्रॉपर यूज़ ऑफ क्लास टाइम, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास में कुछ भी रैंडम चीज़ें पढ़ा रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी लेसन को प्रिपेयर करके रखा है तो आप वही चीज़ क्लास में पढ़ाओगे जो जिस तरीके से आपने लेसन को प्लान करके रखा है। उसके बाद है जो लेसन प्लानिंग होती है वो इम्प्रूव करती है कॉन्फिडेंस किसका, टीचर्स का। मेक्स लर्निंग गोल ओरिएंटेड, यानी क्या बोलते हैं, जो लेसन प्लानिंग होती है वो टीचिंग को गोल ओरिएंटेड बनाती है। ओके, और शायद आपको इस वक्त मेरी जो साउंड है वो थोड़ी मतलब बैठी हुई लग रही होगी, या मतलब थोड़ी कम लग रही होगी, बिकॉज़ अभी रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, 11-12 बज रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी उठ जाए। ओके, इसके बाद है जो लेसन प्लानिंग है वो इंश्योर करती है कि इस चीज़ को एक्टिव पार्टिसिपेशन किसके, स्टूडेंट्स के। और उसके बाद है जो लेसन प्लानिंग है वो अवॉइड करती है कन्फ्यूजन और वेस्टेज ऑफ टाइम को। तो ये सारा आता है हमारा कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है लेसन प्लानिंग की। क्लियर। इसके बाद है आपका कि एडवांटेजेस क्या होती है लेसन प्लानिंग की। देखो अब हम एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। पहला इसमें कि जो टीचिंग है वो कैसी बनती है, वो वेल प्लान्ड और इफ़ेक्टिव बनती है किससे, लेसन प्लानिंग से।
और हेल्प करती है, जो लेसन प्लानिंग है वो हेल्प करती है लॉजिकल प्रेजेंटेशन, किस चीज़ की, कंटेंट की, इंक्रीज करती है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को और अटेंशन को, इम्प्रूव करती है क्लासरूम के मैनेजमेंट को, लेसन प्लानिंग। उसके बाद है लर्निंग को क्या बनाती है, जो आपकी लेसन प्लानिंग है वो मीनिंगफुल और क्लियर बनाती है। उसके बाद है हेल्प करती है किसमें, बेटर इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग में, रिड्यूस करती है टीचर के स्ट्रेस को। मतलब अगर आप ऑलरेडी लेसन प्लान करके जा रहे हो तो टीचर के ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, है ना, कि उसको क्या पढ़ाना है या क्या नहीं पढ़ाना है। उसके बाद है इंश्योर करती है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन टाइम, यानी अगर आपने ऑलरेडी लेसन प्लान करा हुआ है तो आपको पता होता है कि आपने सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपका स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी लेसन प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। पहला है कि जनरल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है बच्चों को, ऑब्जेक्टिव्स आपने बच्चों को बताने हैं लेसन के। उसके बाद आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना है बच्चों का, इंट्रोडक्शन करना है आपने लेसन का, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी जो भी आपका कंटेंट है उसको आपने प्रेजेंट करना है, टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी है, यूज़ करना है टीचिंग एड्स का, इवैल्यूएशन करनी है और होमवर्क देना है। तो ये इस तरीके के स्टेप्स रहते हैं लेसन प्लानिंग के। इनको अब हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। देखो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हो, क्लास कौन सी को पढ़ा रहे हो, टॉपिक क्या है, डेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो ये सारा आ जाता है आपका किसमें, जनरल इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लेसन के, है ना, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स वगैरह होगी। ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए, मतलब ये बच्चों को पता लगना चाहिए ना कि उनके मतलब कि इस लेसन को पढ़ने के बाद वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। इसमें आपने क्या करना है, बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं टू चेक द स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, कि उनको चीज़ें पहले से आती भी है या नहीं आती है। उसके बाद आपने लिंक करना है किस चीज़ को, ओल्ड नॉलेज को न्यू टॉपिक के साथ। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, है ना, इसमें क्या करना है, आपने इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को इन एन इंटरेस्टिंग वे, इंटरेस्टिंग वे में आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद है यूज़ करने हैं एग्जांपल्स, क्वेश्चंस और सिचुएशंस को। तो ये सारा आ जाता है आपका कि आपने टॉपिक को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। इसमें आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कंटेंट इन सिंपल स्टेप्स, यानी जो भी आप कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हो वो आपने सिंपल स्टेप्स में बच्चों को पढ़ाना है। यूज़ करना है ब्लैक बोर्ड का, चार्ट्स का, मॉडल्स का, ICT वगैरह का, इनक्रेज करना है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन वगैरह को। तो ये सारा आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट में। उसके बाद है आपका टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, है ना, इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, लेक्चर, है ना, मतलब कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, या फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया। तो ये आता है आपका कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। उसके बाद है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, यानी किन किन टीचिंग एड्स का आप यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ब्लैक बोर्ड का, चार्ट का, मॉडल्स का, मल्टीमीडिया का या वर्क शीट्स का। तो ये आ जाता है आपका यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स में। उसके बाद है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हो आप बच्चों की, है ना, आस्क ओरल क्वेश्चन, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और उनको दे सकते हो। गिव शॉर्ट रिटन वर्क, यानी कि उन बच्चों को आप शॉर्ट रिटन वर्क भी दे सकते हो करने के लिए। फिर उसके बाद आप उनकी इवैल्यूएशन कर सकते हो। उसके बाद है होमवर्क। आपने बच्चों को होमवर्क देना है और सुजेस्ट करना है एक्स्ट्रा रीडिंग और एक्टिविटीज़, है ना, मतलब जो आपने बच्चों को पढ़ाया उसके अलावा भी वो थोड़ी एक्स्ट्रा रीडिंग करें और कुछ एक्टिविटीज़ करें। तो ये सारा आ जाता है हमारा किस चीज़ में, ये सारा आ जाता है हमारा, हमने पढ़े स्टेप्स किस चीज़ के, लेसन प्लानिंग के। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं कि आपने एक लेसन प्लान को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और उसके बाद किस तरीके से उसको डिलीवर करना है। ओके, तो आपने इसको आराम से देख लिया। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा क्वालिटीज़ क्या होती है गुड लेसन प्लान की। देखो इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो बच्चा है वो क्या क्या सीखेगा, सिंपल लैंग्वेज होती है,
लॉजिकल सीक्वेंस होता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, एक गुड लेसन प्लान में प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यूज़ किया जाता है टीचिंग एड्स का, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्कोप होता है इवैल्यूएशन वगैरह के लिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है एक गुड लेसन प्लान की। क्लियर? इसके बाद है आपका कि कंक्लूजन क्या होता है आपका लेसन प्लानिंग वाले टॉपिक का। देखो, नाउ लेसन प्लानिंग मेक्स टीचिंग सिस्टमेटिक, कॉन्फिडेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। यानी जो लेसन प्लानिंग होती है वो टीचिंग को कैसा बनाती है, सिस्टमेटिक, कॉन्फिडेंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। और जो एक गुड लेसन प्लान होता है वो इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को, इंटरेस्ट को, पार्टिसिपेशन को, जिससे वो लीड करता है किस चीज़ को, बेटर लर्निंग आउटकम्स को। तो ये होता है आपका कंक्लूजन किस चीज़ का, लेसन प्लानिंग का। हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा, एडवांटेजेस है ना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, क्वालिटीज़ वगैरह होगी। ओके, क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरियस अप्रोचेस क्या होती है लेसन प्लानिंग की। देखो, डिफरेंट टीचर्स क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेज टू प्लान एंड कंडक्ट अ लेसन। सही बात है। और जो ये होते हैं दीज डिफरेंट वेज, क्या बोलते हैं इनको, अप्रोचेज ऑफ द लेसन प्लानिंग। और जो ईच अप्रोच होती है हैज़ इट्स ओन स्टेप्स, मतलब कि हर एक अप्रोच के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, फोकस होता है और टीचिंग स्टाइल होता है। कुछ अप्रोचेज़ ऐसी होती है जो फोकस करती है टीचर के रोल के ऊपर, कुछ अप्रोचेज़ ऐसी होती है जो फोकस करती है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर, और कुछ अप्रोचेज़ ऐसी होती है जो फोकस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल लाइफ लर्निंग के ऊपर। इसलिए जो एक टीचर होता है कैन चूज़ द अप्रोच अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, टॉपिक और स्टूडेंट नीड। इसलिए जो टीचर है वो किस अप्रोच को चूज़ कर सकता है, वो चूज़ कर सकता है मतलब नेचर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और स्टूडेंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग। देखो, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे वेरियस अप्रोचेज़ को। तो इसमें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ये हर्बार्टियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। ये आपका क्वेश्चन आता है कि डिस्कस हर्बार्टियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। प्रोजेक्ट अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड या एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, या फिर इवैल्यूएशन बेस्ड RCEM अप्रोच। तो ये सारी होती है आपकी वेरियस अप्रोचेस किस चीज़ की, लेसन प्लानिंग की। ओके, हाँ, लेसन प्लानिंग की। इसके बाद है आपका पहली अप्रोच हर्बार्टियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। देखो, इसमें क्या होता है, जो ये अप्रोच होती है ये टीचर सेंटर्ड होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। और जो ये अप्रोच होती है ये दी गई थी किसके द्वारा, जोहान फ्रीडरिक हर्बार्ट के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो ये अप्रोच है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और फॉलो करती है फिक्स्ड स्टेप्स को, यानी इसमें ज़्यादा रोल टीचर का होता है, स्टूडेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। देखो, इसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं, प्रेपरेशन करनी है पहले, फिर प्रेजेंटेशन करनी है, एसोसिएशन करना है, जनरलाइजेशन करना है और एप्लीकेशन करनी है। तो ये मेन स्टेप रहते हैं आपके किसके, हर्बार्टियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग के। अब इस अप्रोच के फीचर्स क्या हैं उसको हम देखते हैं। देखो, फीचर क्या है, इसमें जो कंटेंट है इज़ टॉट इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो लॉजिकल ऑर्डर में सिखाया जाता है। एम्फेसिस किसके ऊपर होता है, टीचर की एक्सप्लेनेशन के ऊपर। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेनली चीज़ों को सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब इसमें आप मतलब ऐसा समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें टीचर का ज़्यादा रोल होता है ना, मतलब कि स्टूडेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता है, स्टूडेंट तो बस सुनते रहते हैं चीज़ों को। तो ये होता है इसमें। उसके बाद अगर हम इसकी मेरिट्स को देखें, जो आपकी ये हर्बार्टियन अप्रोच है, इसकी जो मतलब मेरिट्स क्या होती है, सिस्टमेटिक टीचिंग होती है इसमें, है ना, यूज़फुल होती है किस चीज़ के लिए, थियोटिकल टॉपिक्स के लिए। ये वाली अप्रोच ईजी होती है फॉलो करने के लिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद लिमिटेशन क्या होती है इस अप्रोच की, लेस स्टूडेंट एक्टिविटी। वही चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि इसमें ज़्यादा रोल किसका होता है, टीचर्स का होता है। लेस सूटेबल होती है किसके लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव बन सकते हैं, यानी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो वो पैसिव बन जाएंगे। उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट अप्रोच क्या होती है आपकी, और इसका मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, है ना। और जो आपकी ये अप्रोच होती है ये डेवलप की गई थी विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक के द्वारा, प्रोजेक्ट अप्रोच, है ना। इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। ओके,
उसके बाद है इसमें जो स्टूडेंट होता है लर्न बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। यानी बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है जब वो प्रोजेक्ट्स करेगा किस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये होती है आपकी प्रोजेक्ट अप्रोच। अगर हम इसके मेन स्टेप्स के बारे में देखें, प्रोजेक्ट अप्रोच में सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आपने सबसे पहले करना है, उसके बाद प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करना है और इवेल्युएट करना है। तो ये सारे आपके मेन स्टेप रहते हैं प्रोजेक्ट अप्रोच के। अब इसके फीचर देखते हैं। फीचर क्या है इसके? फीचर ये है कि इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, रियल लाइफ रिलेटेड होती है प्रोजेक्ट लर्निंग, और जो ग्रुप वर्क और कोऑपरेशन किया जाता है प्रोजेक्ट वर्क में। वही चीज़ है, मतलब कि अगर प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो उसमें क्या करते हो आप, 2-3 जो बच्चे हैं वो आपस में मिलके उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ग्रुप वर्क और कोऑपरेशन होती है किसमें? प्रोजेक्ट अप्रोच में। उसके बाद है मेरिट क्या होती है इस प्रोजेक्ट अप्रोच की, है ना? इसमें आपका डेवलप करता है ये किसको? प्रैक्टिकल स्किल्स को, है ना? इंक्रीज करता है इंटरेस्ट और मोटिवेशन को, प्रमोट करता है टीम वर्क को और सपोर्ट करता है एक्टिव लर्निंग को। तो ये होती है आपकी प्रोजेक्ट अप्रोच। अब देखो इस प्रोजेक्ट अप्रोच की लिमिटेशंस क्या होती है। जो ये आपकी प्रोजेक्ट अप्रोच होती है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, यानी इसमें टाइम लगता है ना? आपने पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, उसके बाद उस पर सर्वे कंडक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। नीड्स प्रॉपर गाइडेंस, यानी जो आपकी ये प्रोजेक्ट अप्रोच है इसमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। डिफ़िकल्ट इन लार्ज क्लासेस, है ना? लार्ज क्लासेस में जो ये प्रोजेक्ट अप्रोच होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें क्या होता है आपका? इन दिस अप्रोच जो टीचिंग होती है वो स्टार्ट होती है किसके साथ? प्रॉब्लम सिचुएशन के साथ, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं फाइंड सॉल्यूशन, यानी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशन उनको दिखता है या मिलता है उसको क्या करते हैं वो ट्राई, मतलब फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो ये होती है इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब इसमें हम स्टेप्स देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के। देखो इसमें क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, कलेक्शन करना है इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद फॉर्मुलेट करनी है आपने हाइपोथेसिस, मतलब ये चीज़ ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती है, टेस्ट करना है उस चीज़ को, हाइपोथेसिस को, और लास्ट में आपने कंक्लूजन निकालना है। तो ये होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आइडेंटिफिकेशन करनी है प्रॉब्लम की, कलेक्शन करनी है इन्फॉर्मेशन की, फॉर्मुलेशन करनी है आपने हाइपोथेसिस की, फिर टेस्टिंग करनी है और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल देना है। तो ये होता है आपका। उसके बाद है आपका फीचर। फीचर क्या होते हैं आपके? इस जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की फीचर्स क्या होते हैं? ये डेवलप करती है किस चीज़ को? थिंकिंग और रीजनिंग को, है ना? ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आप उसको सॉल्व करने के लिए थिंक करोगे, रीजनिंग करोगे, है ना? इनकरेज होगी इंक्वायरी, ओके, और प्रमोट होगा इससे किस चीज़ का? साइंटिफिक एटीट्यूड प्रमोट होगा। तो ये आ जाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये है कि ये डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, किस में? स्टूडेंट्स के बीच। मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, यानी जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये लर्निंग को मीनिंगफुल बनाती है, इम्प्रूव करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस में? बच्चों में। उसके बाद है लिमिटेशन क्या है इस अप्रोच की? देखो लिमिटेशन क्या है? नीड्स मोर टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये सूटेबल नहीं होती है सारे टॉपिक्स के लिए, और इसमें ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। देखो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? जिसमें टीचिंग स्टार्ट होती है कहाँ से? एग्जाम्पल से लेके रूल तक, और स्टूडेंट्स डिस्कवर कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? बच्चे डिस्कवर करते हैं कंसेप्ट्स को। लेकिन वहीं अगर डिडक्टिव मेथड के बारे में बात करें, इसमें जो टीचिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? रूल से एग्जाम्पल की तरफ। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद इन दोनों अप्रोच की मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है? जो ये दोनों अप्रोच है आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव, इसमें क्या होता है आपका? ये इम्प्रूव करती है अंडरस्टैंडिंग को, यूज़फुल होती है साइंस टीचिंग के लिए, डेवलप करती है रीजनिंग को। वहीं अगर लिमिटेशन के बारे में बात करें, लिमिटेशन है कि ये इंडक्टिव मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो आपका ये वाला मेथड है जिसमें कहाँ से कहाँ जाते हैं हम?
जो टीचिंग होती है वो एग्जाम्पल से रूल की तरफ होती है। इसमें क्या होता है आपका, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद जो डिडक्टिव मेथड है इज़ टीचर सेंटर्ड, है ना, यानी जिसमें जो टीचिंग स्टार्ट होती है वो रूल से लेके एग्जाम्पल की तरफ होती है। यानी मान लो इसमें जो टीचर है वो पहले रूल समझा लेगा, इसलिए जो ये वाली लर्निंग होती है, या मतलब हाँ मतलब ये वाली अप्रोच होती है, ये टीचर सेंटर्ड होती है ना। इसमें मतलब ज़्यादा रोल स्टूडेंट्स का नहीं रहता है। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद है लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। जो आपकी ये लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रहती है, दिस अप्रोच फोकस किसके ऊपर करती है, स्टूडेंट्स की नीड्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और एक्टिविटीज़ के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फीचर्स क्या होते हैं इसके लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी इस अप्रोच में जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, यानी टीचर बच्चों को फैसिलिटेट करने का काम करता है। लर्निंग बाय डूइंग होती है इसमें, यानी आपने खुद से चीज़ों को करना है। तो ये होती है आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी जो बच्चा है यानी कि जो लर्नर है वो क्या है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद है मेरिट्स क्या होती है इस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की, इससे इम्प्रूव होता है इंटरेस्ट, डेवलप होती है क्रिएटिविटी, ये क्या बनाती है लर्निंग को जॉयफुल बनाती है। कौन सी अप्रोच पढ़ी हमने, ये पढ़ी हमने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लेकिन अगर हम इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करें, लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन है कि ये नीड्स प्लानिंग और रिसोर्सेज, यानी इस अप्रोच के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें होती है ज़रूरत प्लानिंग और रिसोर्सेज की। उसके बाद है आपका डिफ़िकल्ट टू मैनेज लार्ज क्लासरूम, यानी जो ये आपकी अप्रोच रहती है कौन सी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, डिफ़िकल्ट होती है कहाँ पर, लार्ज क्लासेस में, मतलब मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होंगे। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन बेस्ड RCEM अप्रोच। देखो इसमें क्या होता है, दिस अप्रोच किसके द्वारा डेवलप की गई, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूरू के द्वारा। इसके फीचर क्या होते हैं इवैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच के, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, फोकस इवैल्यूएशन के ऊपर होता है, जिसका नाम ही इवैल्यूएशन है तो फोकस इवैल्यूएशन के ऊपर ही होगा। फीडबैक बेस्ड टीचिंग होगी इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब फीचर आप इसके याद रख सकते हो इवैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच के। उसके बाद है आपका मेरिट्स क्या होती है इसकी इवैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच की, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड लर्निंग होती है इसमें, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती रहती है, इम्प्रूव करती है किस चीज़ को, टीचिंग की क्वालिटी को। और लिमिटेशन क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है ये वाली अप्रोच, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग इसमें होती है। तो ये सारा आ जाता है आपका इसमें, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी, वो अप्रोचेस क्या थी उसको अभी हम देखते हैं। देखो हमने पढ़ी वेरियस अप्रोचेस, किस चीज़ की, वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो आपने सबसे पहले ये मतलब आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हो और बारी बारी से आप इन सभी अप्रोचेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। इसके बारे में बता सकते हो कि ये अप्रोच किसने दी, है ना, क्या लिमिटेशन होती है, क्या एडवांटेजेस होती है, क्या फीचर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, चलो देखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन, है ना। इवैल्यूएशन में आ गए हम, ठीक है, ये कर लिया हमने, इवैल्यूएशन वगैरह कर दिया। हाँ हमने इसका कंक्लूजन नहीं बढ़ा यार, और ये इवैल्यूएशन वाले का देखो। तो जो आपकी डिफरेंट अप्रोचेज होती है किस चीज़ की, लेसन प्लानिंग की, हैव देयर ओन स्ट्रेंथ, मतलब हर एक अप्रोच की ओन स्ट्रेंथ होती है और ओन लिमिटेशन होती है, मतलब खुद की स्ट्रेंथ होती है और खुद की लिमिटेशन होती है। और जो टीचर होता है शुड वाइजली सेलेक्ट एंड कंबाइन सुइटेबल अप्रोचेज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड लर्नर्स नीड्स टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। यानी जो एक टीचर है शुड वाइजली सेलेक्ट, मतलब उसने खुद सेलेक्ट करना है एक सुइटेबल अप्रोच को, किसके अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, लर्नर के अकॉर्डिंग, और नीड्स किस चीज़ की, टू मेक टीचिंग को हमने क्या बनाना है, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है जो अभी हमने पढ़ा, वेरियस अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इवैल्यूएशन इन लाइफ साइंसेज। देखो इसमें क्या है आपका, हमने इवैल्यूएशन करनी है लाइफ साइंसेज की। इसमें क्या क्या है,
पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये आपको पढ़ना है। देखो मीनिंग क्या होता है इवेल्यूशन का। इवेल्यूशन होती है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, किस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स को जज करने के लिए, उनकी लर्निंग को और प्रोग्रेस को जज करने के लिए। तो ये होता है आपका मीनिंग इवेल्यूएशन का। ये क्या इंक्लूड करती है? टेस्टिंग नॉलेज, ऑब्जर्विंग स्किल्स को इंक्लूड करती है, और चेकिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है और फीडबैक देती है। तो ये आ जाता है आपका किस में, इवेल्यूएशन में। अब अगर हम इसमें कुछ डेफिनेशन पढ़ें, जैसे अकॉर्डिंग टू हना, इवेल्यूएशन इज द प्रोसेस, किस चीज़ की, गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग वाइडेंस ऑन चेंजेस, है ना, इन द बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एज दे प्रोसेस थ्रू स्कूल। मतलब आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो कि जो इवेल्यूशन होती है कैसी प्रोसेस होती है, गैदर करनी है और इंटरप्रेट करना है चेंजेस को और बिहेवियर को स्टूडेंट्स की लाइफ में एज दे प्रोसेस थ्रू स्कूल, यानी जैसे जैसे बच्चा स्कूल के थ्रू जाता है। और दूसरी डेफिनेशन है इसकी, जो इवेल्यूशन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और समथिंग, यानी आपने जज करना है किस चीज़ को, वैल्यू और या फिर किसी चीज़ को, बाय अप्रेजल। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि पर्पस क्या होता है इवैल्यूएशन का लाइफ साइंसेज में। देखो इसका पर्पस क्या होता है, टू नो स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल, है ना, बच्चे के लर्निंग लेवल को हमने पहचानना है। टू चेक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो भी आपने उद्देश्य रखे थे, है ना, उसकी अचीवमेंट भी हुई है या नहीं हुई है। टू फाउंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सारा आपका पर्पस होता है इवैल्यूएशन का लाइफ साइंसेज में। टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, यानी आपने टीचिंग मेथड्स को भी इम्प्रूव करना है, इसके लिए आपकी जो इवैल्यूएशन है वो कराई जाती है। उसके बाद है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स, आपने बच्चों को फीडबैक देनी है कि मतलब अगर आपके कम मार्क्स आए हैं वो किस वजह से आए हैं। डायग्नोस करना है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, प्लान करना है रेमेडियल टीचिंग को, प्रमोट करना है साइंटिफिक एटीट्यूड और थिंकिंग को। तो ये सारे आपके पर्पस होते हैं किस चीज़ के, इवैल्यूएशन के, कहाँ पर, लाइफ साइंसेस में। क्लियर। इसके बाद है आपका टाइप्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, सम्मेटिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन हो गया, नॉर्म हो गया, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो ये सारे टाइप्स होते हैं किस चीज़ के, इवैल्यूएशन के। इसमें क्या देखेंगे, बहुत इजी। पहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है, इट इज़ डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो तो उसी वक्त ये चीज़ की जाती है। टू इम्प्रूव लर्निंग कंटिन्यूसली, यानी आप उसी वक्त बच्चों की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसमें, कंटिन्यूस इन नेचर। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो कंटिन्यूस होती है किसमें, नेचर में। हेल्प करती है किस चीज़ को इम्प्रूव करने में, लर्निंग को इम्प्रूव करने में। प्रोवाइड करती है रेगुलर फीडबैक को। फोकस किसके ऊपर होता है, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। हेल्प करती है रेमेडियल टीचिंग में। और जो स्टूडेंट होते हैं गेट टू नो अबाउट देयर इम्प्रूवमेंट एरिया, यानी जो बच्चों का इम्प्रूवमेंट एरिया है उसके बारे में जानने को उनको मिलता है। ये होते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ के, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। उसके बाद है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। जो आपकी सम्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ये कब होती है, एट द एंड ऑफ द यूनिट या टर्म या फिर कोर्स। किस चीज़ को जज करने के लिए, ओवरऑल अचीवमेंट को जज करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो आपकी सम्मेटिव इवैल्यूएशन होती है आफ्टर टीचिंग कंडक्ट कराई जाती है और ये मेजर करती है फाइनल अचीवमेंट को। यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए, ग्रेडिंग और प्रमोशन के लिए। यूज़ की जाती है फ्रीक्वेंट नहीं, इसमें लिखा हुआ है लेस फ्रीक्वेंट, यानी जो सम्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो आपकी लेस फ्रीक्वेंट होती है। फोकस होता है इसका किसके ऊपर, आउटकम के ऊपर। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे सम्मेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड की जाती है, इसमें जो होती है आफ्टर टीचिंग होती है ना,
फाइनल अचीवमेंट को मेजर करती है, ग्रेडिंग और प्रमोशन देती है, लेस फ्रीक्वेंट यूज़ होती है और फोकस होता है आउटकम के ऊपर। इसके बाद है आपका क्या है, इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है सीधा सीधा डायग्नोस इज यूज टू फाइंड आउट लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या है और वीकनेसेस क्या है स्टूडेंट्स की। देखो, जो आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है ये आइडेंटिफाई करती है लर्निंग प्रॉब्लम्स को, यानी बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों उससे पढ़ा नहीं जा रहा है ना। हेल्प करती है किस चीज़ को प्लान करने में, रेमेडियल टीचिंग को प्लान करने में। ओके, उसके बाद है जो आपकी ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है ये फोकस करती है इंडिविजुअल लर्नर के ऊपर, यूज़ की जाती है बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग। ओके, उसके बाद है हेल्पफुल होती है स्लो लर्नर्स के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी हमने चीज़ों को डायग्नोस कर देना है ऑलरेडी कि बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, डायग्नोस करना है प्रॉब्लम्स को डिफरेंट लर्नर्स की। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के। उसके बाद है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, देखो खास चीज़ इसमें ये होती है कि जो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो कंपेयर की जाती है अदर स्टूडेंट्स के साथ। इसमें आप बच्चों को रैंक देते हो, कंपेयर करते हो, है ना। और साथ में ये जो आपकी नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होती है एंट्रेंस टेस्ट में भी आपकी यही यूज़ की जाती है, शो करती है रिलेटिव परफॉर्मेंस को। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स, है ना। जो आपकी नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होती है ये फिक्स स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या नहीं होती है, बेस्ड नहीं होती है। उसके बाद है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें क्या आता है आपका, इन दिस टाइप जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है इट इज़ कंपेयर्ड विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव्स। यानी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो कंपेयर की जाती है फिक्स्ड स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन इसमें की जाती है, फोकस होता है मास्टरी ऑफ द कंटेंट, यानी जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो उस पर आपने मास्टरी कर लेनी है। नो कंपैरिजन विद अदर्स, यानी बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता है इसमें। यूज़फुल फॉर चेकिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी ये यूज़ की जाती है बच्चों ने क्या क्या सीखा उसके आउटकम्स को जानने के लिए। प्रमोट करती है इंडिविजुअल प्रोग्रेस को। तो ये सारा होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस भी हमने पढ़ा, है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है अदर स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन आपको क्राइटेरियन रेफरेंस में नहीं किया जाता है। देखो इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे HP टेट वगैरह होता है, इसमें फिक्स स्टैंडर्ड होता है ना कि भाई रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को चाहिए कितने मार्क्स, उनको चाहिए आपके 82 मार्क्स HP टेट में। उसी तरीके से आप मान सकते हो जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आता है आपका किसमें, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में, यानी जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है वो कंपेयर की जाती है फिक्स्ड स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, यानी उसके 82 मार्क्स आए या नहीं आए, यानी उसके 90 मार्क्स आए या नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है आपका इवैल्यूएशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम कंटिन्यूस है और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब जानेंगे। इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस क्या होता है कि जो इवैल्यूएशन है इज़ डन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, यानी जो आपकी क्या है इवैल्यूएशन है वो कैसे करनी है, आपने कंटिन्यूसली करनी है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो इवैल्यूएशन है ऑफ बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज़, है ना। इन दोनों की आपने क्या करनी है, इवैल्यूएशन करनी है। यानी एकेडमिक्स के बाहर वाली जो इवैल्यूएशन होती है उसको बोलते हैं हम को स्कोलेस्टिक एरियाज़। ये हो गया आपका इसका मीनिंग कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। उसके बाद हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती है जो यूज़ की जाती है अंडर CCE इन लाइफ साइंसेज। ये सारी आपको याद ध्यान रखने। रिटन टेस्ट कराए जाते हैं, यूनिट टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, असाइनमेंट होगी, वर्कशीट होगी, और वाइवा वोस हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह हो गया। ये सारा आ जाता है आपका कि इवैल्यूएशन किस तरीके से आपने करनी है। क्लियर।
लास्ट में अगर हम इसके कंक्लूजन के बारे में देखें तो जो आपकी इवैल्यूएशन होती है ये हेल्प करती है इन नोइंग स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो डिफरेंट तरह की इवैल्यूएशन होती है वो हेल्प करती है टू असेस लर्निंग एट डिफरेंट स्टेजेस, है ना। यानी लर्निंग को डिफरेंट स्टेजेस में क्या करना है, हमने असेस करना है। उसके बाद जो आपकी ये होती है CC मेक्स इवैल्यूएशन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। और जो प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है वो इम्प्रूव करती है किस चीज़ को, टीचिंग क्वालिटी को और स्टूडेंट की लर्निंग को। तो ये सारी चीज़ आपने ध्यान रखनी थी इवैल्यूएशन वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो बस हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इवैल्यूएशन लाइफ साइंसेज में, पर्पस पढ़ा, टाइप्स पढ़े, डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी पढ़ी विद स्पेशल रेफरेंस टू CCE। ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। इवैल्यूएशन टेक्निक हमने पढ़ ली। उसके बाद आपका अचीवमेंट टेस्ट, देखते हैं कितना रहा है आपका, थोड़ा ही रहा होगा, है ना। कोई ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अरे हो जाएगा हो जाएगा, 15-20 मिनट में कर लूँगा, 20-1 मिनट में कर लूँगा इसको, ठीक है। हम कहाँ पहुँचे, अचीवमेंट टेस्ट में पहुँचे थे। अचीवमेंट टेस्ट इन लाइफ साइंसेस, इसका मतलब क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के, जैसे वही चीज़ है, नॉर्म रेफरेंस दोबारा से पढ़ेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट दोबारा से पढ़ेंगे। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है एक तरह का टेस्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर करने के लिए और अचीव करने के लिए इन अ सब्जेक्ट आफ्टर टीचिंग एंड अचीवमेंट, यानी बच्चे ने क्या अचीव करा है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, उसके लिए आपका अचीवमेंट टेस्ट कराया जाता है। डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, एन अचीवमेंट टेस्ट मेजर, क्या मेजर करता है एक अचीवमेंट टेस्ट, द अमाउंट ऑफ नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, यानी उस बच्चे ने कितनी नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड की है उस सब्जेक्ट में। E.L. थॉर्नडाइक जी ये कहते हैं। उसके बाद है गुड और स्केट्स, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये ऐसे टेस्ट होते हैं विच आर डिज़ाइंड टू मेजर व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यानी इसलिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपने मेजर करना है कि बच्चों ने क्या सीखा आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यानी मतलब समझो जब आपने बच्चों को क्या दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दी, तो उसके बाद बच्चों ने क्या सीखा उसके बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद है कि पर्पस क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट का। देखो पर्पस देखते हैं हम अच्छे तरीके से, मेजर करना है स्टूडेंट के लर्निंग लेवल को, चेक करना है अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जाननी है स्टूडेंट्स की, हेल्प करना है ग्रेडिंग और प्रमोशन में, डायग्नोस करना है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, प्लान करना है रेमेडियल टीचिंग को। तो ये सारे पर्पस होते हैं कि आपने अचीवमेंट टेस्ट आखिर कराने क्यों हैं, कैलकुलेट करना है इफेक्टिवनेस किसकी, टीचिंग की, मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए, बेटर परफॉर्मेंसेस के लिए। तो ये सारा आता है आपका पर्पस क्या होती है अचीवमेंट टेस्ट की। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अचीवमेंट की। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन टॉट सिलेबस, यानी आपने क्या सिलेबस बच्चों को पढ़ाया उसके बेसिस पे होती है आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, अचीवमेंट टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक इन नेचर होती है अचीवमेंट टेस्ट, मेजर करता है, जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है वो मेजर करता है नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को और एप्लीकेशन को। ये जो अचीवमेंट टेस्ट होता है ये रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है और प्रैक्टिकल हो सकता है, रिलायबल होता है और वैलिड होता है ना, टाइम बाउंड होता है, मतलब आपको एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है, ईजी होता है किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, हेल्प करता है इवेल्यूएशन किस चीज़ की, लर्निंग आउटकम्स की। तो ये सारा आ जाता है आपका किस में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अचीवमेंट टेस्ट की। उसके बाद है कि टाइप्स क्या होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के, वही नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। वही चीज़ हमने पहले भी पढ़ी कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है वो उसमें क्या होता है, इसमें कंपेयर की जाती है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसके साथ, अदर स्टूडेंट के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपकी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। देखो मैं सीधा बता देता हूँ, इसमें आते हैं आपके जैसे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं ना, है ना, इसमें मतलब कि बच्चों की परफॉर्मेंसेस वगैरह को कंपेयर की जाता है और जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको ही आगे सीट दी जाती है।
ठीक है। इसमें क्या है आपका कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपकी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। इसमें कंपेयर किया जाता है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंसेस को, है ना, किसके साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ। शो किया जाता है रिलेटिव पोजीशन और रैंक को। और ये जो चीज़ होती है कम्पिटिटिव इन नेचर होती है, यानी जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें आपकी यूज़ की जाती है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यूज़ किया जाता है किसके लिए, यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड रैंकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोकस होता है किसके ऊपर, कंपैशन के ऊपर। हेल्प करती है, जो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है वो हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई टॉप एंड वीक स्टूडेंट्स। उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो इन शोन इन परसेंटाइल और रैंक्स। वही चीज़ है जैसे आपका IIT वगैरह हो गया, नीट वगैरह हो गया, इसमें जो रिजल्ट होता है वो कैसे शो किया जाता है, वो किया जाता है परसेंटाइल और रैंक के थ्रू। यूज़फुल इन एंट्रेंस एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बोला कि जो आपका ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये आपका यूज़ होता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इसके बाद है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। वही चीज़ है, इसमें क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसके साथ, फिक्स स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव्स के साथ। वही चीज़ अगर 82 मार्क्स चाहिए HP टेस्ट पास करने के लिए, HP टेट पास करने के लिए तो 82 ही चाहिए, ओके, रिजर्व कैटेगरी वालों को। जनरल वालों को 90 चाहिए तो 90 चाहिए। इसलिए इसमें कंपेयर किया जाता है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ। ये है आपका फिक्स्ड स्टैंडर्ड। 90 मार्क्स नहीं आए तो बस क्लियर नहीं होगा आपका HP टेट। तो इस तरीके से इसमें क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के। इसमें क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को फिक्स्ड स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फोकस होता है कि आपने कंटेंट की मास्टरी करनी है। नो कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स, यानी आपका कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं किया जाता है। मान लो अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो सीधी सी बात है आप क्लियर कर लोगे इस टेस्ट को, नहीं आ रहे हैं तो अगली बार कर लोगे। यानी मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट के, इसमें शो कराया जाता है एक्चुअल लर्निंग लेवल को, और ये बेस्ड होती है लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। हेल्पफुल होती है किस चीज़ के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए। सपोर्ट करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और यूज़फुल होती है इसमें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। उसके बाद है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट हमने पढ़ दिया, ओके। इसके बाद आपका एडवांटेजेस क्या होती है अचीवमेंट टेस्ट की। देखो इसमें क्या है आपका कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो मेजर करता है स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को और अचीवमेंट को, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है जो ये अचीवमेंट टेस्ट होता है आपका, ये हेल्प करता है टू चेक अचीवमेंट किसकी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करता है अचीवमेंट टेस्ट। बच्चों को ग्रेडिंग और प्रमोशन में हेल्प करता है। रेमेडियल टीचिंग में भी गाइड करता है अचीवमेंट टेस्ट। इंप्रूव करता है टीचिंग मेथड्स को किसके थ्रू, फीडबैक के थ्रू। तो बस कंक्लूजन हम इसमें यही देख सकते हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में, मेजर स्टूडेंट की लर्निंग को, आइडेंटिफाई करने हैं गैप्स को, इंप्रूव करना है टीचिंग को, कहाँ, लाइफ साइंस में। और जो प्रॉपर यूज़ है किस चीज़ का, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इससे क्या होता है, इससे इट मेक्स इवेल्यूएशन ऑब्जेक्टिव एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। यानी सीधा समझो आप कि इससे क्या होता है, जो ये दोनों तरीके के टेस्ट होते हैं इससे जो आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव बनती है और मीनिंगफुल बनती है। तो ये अभी हमने पढ़ा अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, सारा पढ़ा अभी हमने। क्या क्या पढ़ा, मीनिंग भी पढ़ लिया, टाइप्स भी पढ़ लिए, है ना, टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इन दोनों के टाइप्स, और इसके फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी देखी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसके थ्रू आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अचीवमेंट टेस्ट को और स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। अब हम पहले इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने कंस्ट्रक्शन मीन्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस किस चीज़ की, ऑफ प्रिपेयर करना है एक टेस्ट को किसके थ्रू, बाय, यहाँ पर लिखा है बाय डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, सिलेक्ट करना है कंटेंट को, फ्रेम करने क्वेश्चन और प्रिपेयर करना है
स्कोरिंग की। तो ये होता है आपका कि आपने कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है अचीवमेंट टेस्ट की। उसके बाद आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट। यानी आपने क्या करना है, टेस्ट करना है और इम्प्रूव करना है क्वालिटी किस चीज़ की, टेस्ट की। किस चीज़ के लिए, टू मेक इट रिलायबल, वैलिड एंड सूटेबल फॉर यूज़ विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। किस चीज़ के लिए आपने टेस्ट और इम्प्रूव करनी है आपने क्वालिटी किस चीज़ की, टेस्ट की, ताकि जो आपका टेस्ट हो वो रिलायबल हो, वैलिड हो, सूटेबल हो फॉर यूज़ विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो ये होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद आपके कि स्टेप्स आपके क्या क्या रहते हैं एक अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में। सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को, सिलेक्ट करना है कंटेंट को, प्रिपेयर करना है ब्लूप्रिंट को। उसके बाद राइटिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम आपके यही होते हैं कि आपने क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एडिटिंग करनी है आइटम्स की, यानी क्वेश्चन वगैरह की आपने एडिटिंग करनी है। प्रिपेयर करना है आंसर की वगैरह को, प्रिपेयर करना है फाइनल टेस्ट पेपर को। ये रहता है आपका। सबसे पहले आपका क्या आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपका क्या क्या आएगा, डिसाइड करना है आपने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को कि इससे बच्चे क्या क्या सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो मेजरेबल होने चाहिए। लिंक करना है उद्देश्यों को सिलेबस के साथ। कवर करना है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को। तो ये रहता है आपका कि इसमें डिटरमाइन कैसे करना है आपने ऑब्जेक्टिव्स को। क्लियर। इसके बाद है आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी जो आपका कंटेंट है उसको आपने किस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है कंटेंट को सिलेबस से, डिवाइड करना है यूनिट्स और सब यूनिट्स में, गिव मतलब क्या देनी है, प्रॉपर वेटेज देनी है, और अरेंज करना है सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स में। तो ये रहता है आपका सिलेक्शन किस तरीके से करनी है आपने कंटेंट की। प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है आपने ब्लूप्रिंट की, है ना। फिक्स वेटेज देनी है आपने कंटेंट को, है ना। उसके बाद फिक्स वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो भी आपके उद्देश्य है उन सभी को आपने फिक्स वेटेज देनी है। डिसाइड करने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, कौन कौन से आप क्वेश्चन बच्चों से पूछोगे। तो इस तरीके से आपका जो ब्लूप्रिंट है वो प्रिपेयर हो जाता है। इंश्योर करना है किस चीज़ को, बैलेंस कवरेज को, यानी सारे क्वेश्चन बैलेंस होने चाहिए। तो ये रहता है आपका प्रेपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। उसके बाद आपका कि राइटिंग ऑफ आइटम्स, यानी जो क्वेश्चन वगैरह है वो आपने किस तरीके से लिखने हैं। आपने राइट करना है क्लियर क्वेश्चंस को, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह है उसको आपने क्लियरली राइट करना है। यूज़ करना है सिंपल लैंग्वेज का, इंक्लूड करना है एमसीक्यू शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को, और अवॉइड करना है एम्बिगुअस आइटम्स को, है ना। बार बार आपने किसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद है एडिटिंग कैसे करनी है आपने आइटम्स की, यानी सिंपल शब्दों में आप आइटम समझो क्वेश्चन। चेक करना है क्लैरिटी और एरर्स को। उसके बाद रिमूव करना है रिपीटेड आइटम्स या क्वेश्चन वगैरह को। मैच करना है ब्लूप्रिंट को। उसके बाद इम्प्रूव करना है आइटम्स को, ठीक है, वर्क आइटम्स को आपने इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वगैरह की एडिटिंग कर सकते हो। प्रेपरेशन ऑफ स्कोरिंग की, यानी जो आपकी स्कोरिंग की है उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मॉडल आंसर आपने प्रिपेयर करने हैं, आपने फिक्स करने हैं मार्क्स फॉर ईच आइटम, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए आपने मार्क्स फिक्स कर लेने हैं। इंश्योर करना है ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग को, अलाउ करना है पार्शियल मार्किंग को। तो ये रहता है आपका प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है आपने। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने फाइनल टेस्ट पेपर अब आपने प्रिपेयर करना है। अरेंज करना है क्वेश्चन को प्रॉपरली, क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है, फिक्स करना है टाइम और मार्क्स को, और नीट फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सारा रहता है आपका किसमें कि आपने कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है अचीवमेंट टेस्ट की। ये आपके स्टेप्स रहते हैं। इसके बाद आपका कि स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से करनी है आपने अचीवमेंट टेस्ट की। इसके क्या क्या स्टेप रहते हैं। ट्राई आउट करना है, आइटम की एनालिसिस करनी है, रिलायबिलिटी करनी है, वैलिडिटी करनी है, नॉर्म्स देखने हैं, और फाइनलाइजेशन करना है। देखो अभी हमने ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन में क्या पढ़ा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही होता है कि हमने करना है, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि हमने टेस्टिंग करनी है और इम्प्रूविंग करनी है किसकी, क्वालिटी ऑफ द टेस्ट, है ना। जो आपने टेस्ट बनाया था उसकी आपने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है और इम्प्रूव करनी है क्वालिटी की। वो कैसे इम्प्रूव होगी, वो ऐसे होगी, सबसे पहले आपने करना है ट्राई आउट, यानी जो आपने टेस्ट बनाया है वो स्मॉल ग्रुप के ऊपर आपने अप्लाई करना है।
है ना। सिमिलर टारगेट स्टूडेंट्स, उन्हीं बच्चों को आपने टारगेट करना है, टाइम को नोट करना है और डिफ़िकल्टी को नोट करना है, ऑब्जर्व करना है प्रॉब्लम्स वगैरह को। तो ये आता है आपका इसमें स्टैंडर्डाइजेशन में। आइटम एनालिसिस, यानी क्वेश्चन वगैरह की आपने एनालिसिस किस तरीके से करनी है। इसमें आएगा आपका चेक डिफ़िकल्टी लेवल। आपने जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको चेक करना है। चेक करना है डिस्क्रिमिनेशन पावर को, फाइंड करना है फॉल्टी आइटम्स को, रिवाइज और रिमूव करना है वीक आइटम्स को, यानी जो आपके रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वगैरह उन सभी को आपने रिमूव करना है। तो ये आता है आपका किस में, आइटम एनालिसिस में। उसके बाद है रिलायबिलिटी। इसमें क्या आता है आपका, चेक करना है आपने कंसिस्टेंसी किसका, स्कोर का, कि बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं उस टेस्ट में। यूज़ रिपीट और स्प्लिट मेथड को आपने यूज़ करना है। इंश्योर करना है यूनिफॉर्म स्कोरिंग, यानी बच्चे यूनिफॉर्म तरीके से स्कोर कर रहे हो। रिड्यूस करना है एरर्स को। तो ये आता है आपका रिलायबिलिटी में। वैलिडिटी में क्या आता है, मैच करना है ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जो भी आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसको आपने मैच करना है कि जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट करे थे उसके साथ भी ये आपका टेस्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक करना है कंटेंट कवरेज, यानी जो आपने कंटेंट डिसाइड करा था उसको ये कवर भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है, कंसल्ट करना है आपने एक्सपर्ट्स को, है ना, कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। उसके बाद कंपेयर करना है अदर मेजर्स के साथ। तो ये रहता है आपका वैलिडिटी में। नॉर्म्स में क्या रहता है आपका, कलेक्ट करना है आपने लार्ज सैम्पल स्कोर को, यानी जैसे आप कंडक्ट कराओगे टेस्ट को, उसके बाद जो भी स्कोर रहेगा तो आपने लार्ज सैम्पल स्कोर को कलेक्ट करना है, प्रिपेयर करना है, कट ऑफ वगैरह को, ग्रेड वगैरह को इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन रूल को आपने सेट करना है, नॉर्म्स को आपने यूज़ करना है डिसीजन वगैरह के लिए। तो ये रहता है आपका नॉर्म्स वगैरह में। फाइनलाइजेशन में क्या रहता है आपका, फाइनलाइजेशन में रहता है कि रिवाइज करना है उस टेस्ट को, इम्प्रूव करना है वीक आइटम्स को और प्रिपेयर करना है फाइनल वर्जन ऑफ द टेस्ट, और डॉक्यूमेंट स्कोरिंग रूल्स को आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या बनाती है, अचीवमेंट टेस्ट को वैलिड बनाती है, रिलायबल बनाती है और फेयर बनाती है, और ये इंश्योर करती है एक्यूरेट मेजरमेंट किस चीज़ की, लर्निंग आउटकम्स को, है ना, लर्निंग आउटकम्स की, और इम्प्रूव करती है क्वालिटी किस चीज़ की, इवैल्यूएशन की। तो ये सारी चीज़ें रहती है आपकी इसमें। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, यानी टाइप्स क्या होते हैं इन सारे क्वेश्चन वगैरह के। ऐसे टाइप होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। जो टेस्ट आइटम्स होते हैं आपके आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन होते हैं बेसिकली किस में यूज़ किए जाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर करने के लिए। और जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ को असेस करने के लिए, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन और स्किल्स को, कहाँ पर, लाइफ साइंस में। और जो मेन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम होते हैं वो होते हैं ऐसे टाइप के, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के। और जो ईच टाइप होता है इसके ओन पर्पस होता है, मेरिट्स होती है और लिमिटेशंस वगैरह होती है। तो ये आ जाता है आपका इसमें इंट्रोडक्शन में, किस में, टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स में। उसमें आपका पहला ऐसे टाइप आइटम्स, इट रिक्वायर्स, मतलब आपको ऐसे लिखना है एक पूरा। इसमें इट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू राइट लॉन्ग और डिटेल्ड आंसर आपको इसमें लिखना पड़ता है। और जो आपके ऐसे टाइप आइटम्स होते हैं दे टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करते हैं, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं। तो ये सारा आ जाता है आपका किसमें, ऐसे टाइप आइटम्स में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या क्या आता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर इसमें आपको लिखने पड़ते हैं जो भी आपके ऐसे टाइप के टेस्ट आइटम्स होते हैं। टेस्ट डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो ऐसे टाइप के आंसर होते हैं ये आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, अलाउ करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। सब्जेक्टिव होते हैं ये स्कोरिंग में, यानी आपने मतलब जो स्कोरिंग करनी है वो सब्जेक्ट वाइज करनी है ना। उसके बाद है आपका मेरिट। मेरिट क्या होती है इसकी, ऐसे टाइप के जो टेस्ट आइटम होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग इसमें टेस्ट की जाती है कैंडिडेट की, इससे डेवलप होती है राइटिंग की एबिलिटी। अब आपको इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने हैं तो आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो तो इम्प्रूव होगी ना। मेजर करते हैं किस चीज़ को, एनालिटिकल स्किल ऑफ द स्टूडेंट।
गुड होते हैं किस चीज़ के लिए, एक्सप्लेनेशन बेस्ड टॉपिक्स के लिए। तो ये सारी मेरिट्स होती है किस चीज़ की, ये सारी मेरिट्स होती है आपकी जो अभी हम पढ़ रहे थे ऐसे टाइप के जो आपके टेस्ट आइटम्स होते हैं। लिमिटेशन क्या होती है इन सभी की, है ना, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इतना सारा आपने ऐसे लिखना है उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होती है। सब्जेक्टिव इसमें मार्किंग होती है, वो भी एक तरह की लिमिटेशन है। लिमिटेड सिलेबस कवरेज होती है इसमें, क्योंकि अब आपने इतना बड़ा सिलेबस लिखना है तो जो कंटेंट होता है वो इसमें लिमिटेड होता है, सिलेबस का कंटेंट। और ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा की जाती है, राइटिंग स्किल के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होती है। तो पहला हमने पढ़ दिया, लिमिटेशन वगैरह भी पढ़ ली, मेरिट्स भी पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली ऐसे टाइप के आइटम्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे जो आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप के आइटम्स होते हैं। इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू राइट ब्रीफ और प्रिसाइज आंसर्स इन फ्यू लाइन्स, मतलब आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक आंसर आपने लिखने। टेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने जल्दी और कैसे लिख सकते हो वो टेस्ट किया जाता है इसमें। मोर ऑब्जेक्टिव देन ऐसे, मतलब ऐसे से जो आपके ऐसे टेस्ट आइटम होते हैं उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है। कवर मोर कंटेंट, इसमें आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा कवर किया जाता है। उसके बाद है मेरिट्स क्या होती है, ईजी होते हैं सेट करने के लिए और मार्किंग के लिए। बेटर कंटेंट की इसमें कवरेज होती है, रिड्यूस करते हैं गेसिंग को, सेव करते हैं टाइम को। उसके बाद है लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेड डेप्थ ऑफ आंसर, मतलब जो डेप्थ होती है आंसर में वो लिमिटेड ही होती है। अब देखो ऐसे वाले में क्या था, उसमें जो डेप्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कैन नॉट टेस्ट क्रिएटिविटी मच, अब आपने जो आंसर लिखना है वो 2-3 लाइनों में ही लिखना है, उससे जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो चेक होगी नहीं होगी। स्टिल सम सब्जेक्टिविटी, इसमें भी थोड़ी थोड़ी सब्जेक्टिविटी अभी भी होती है। नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के लिए जो आपके शॉर्ट टाइप के ऐसे आइटम्स होते हैं, ऐसे आइटम्स नहीं आइटम एनालिसिस होती है, वो आपके सूटेबल नहीं होते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के लिए। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की आइटम्स, यानी जो आपके MCQ वगैरह होते हैं और ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं, है ना। इसमें बच्चों को बस एक राइट टिक करना होता है, 1 करेक्ट आंसर इसमें बच्चे को चूज़ करना पड़ता है। MCQs वगैरह हो गए, ट्रू फॉल्स वगैरह हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हो गए और मैचिंग वगैरह हो गए, ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, 1 करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होती है, वाइड कंटेंट इसमें होता है और कवरेज की जाती है, मतलब वाइड कंटेंट की कवरेज होती है और क्विक मार्किंग इसमें की जाती है। मेरिट्स क्या है, हाई रिलायबिलिटी होती है इसकी, मतलब मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। कवर करती है किसको, लार्ज सिलेबस को। सेव करती है टाइम को, जो मार्क की जो ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है चेक करने में, इसमें नहीं लगता है। सूटेबल होता है किस चीज़ के लिए, लार्ज क्लासेस वगैरह के लिए। उसके बाद है लिमिटेशन क्या होती है इसकी, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले की, गैसिंग इसमें पॉसिबल होती है, मतलब तुक्का मार सकते हैं। डिफ़िकल्ट होता है किस चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्ट गुड आइटम्स, गुड आइटम्स को आपने कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। लिमिटेड एक्सप्रेशन होता है इसमें। और लेस सूटेबल होता है किसके लिए, डीप थिंकिंग के लिए लेस सूटेबल होता है। बस लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे, जो आपका डिफरेंट टेस्ट आइटम्स होती है ये असेस करती है डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को, और एक बैलेंस्ड यूज़ किसका, ऐसे के क्वेश्चन भी आपने बच्चों को देने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी देने हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम भी आपने बच्चों को देने हैं। इससे क्या होता है, फेयर, कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव इवैल्यूएशन होती है किसकी, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट की। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक। उसके बाद इस सेकेंड यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक बचता है असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क इन लाइफ साइंसेज। असेसमेंट किसकी, एक्सपेरिमेंटल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क की, कहाँ, लाइफ साइंसेज में। देखो असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का, टीचिंग और लर्निंग का, कहाँ, लाइफ साइंस में। और जो आपकी लाइफ साइंस होती है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स बट ऑल्सो अबाउट आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, ऑब्जर्व करना है नेचर को, कलेक्ट करना है डेटा को और ड्रॉ करने हैं कंक्लूजन वगैरह को। इसलिए जो आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है इसका मतलब होता है कि परफॉर्म करने हैं एक्सपेरिमेंट, कहाँ पर, लेबोरेटरी में। किस चीज़ के लिए, टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, प्रोजेक्ट वर्क में आपका क्या रहता है, इसका मतलब होता है एक आपने स्मॉल रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी करनी है, कहाँ, मतलब कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा उसके ऊपर, है ना, लाइफ साइंस का।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं असेसिंग एक्सपेरिमेंटल और प्रोजेक्ट वर्क। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेस करना है आपने, मतलब उद्देश्य क्या होते हैं कि आपने असेस करना है एक्सपेरिमेंटल और प्रोजेक्ट वर्क को, क्यों करना है? टू चेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्किल, यानी बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल कैसी है। इवेल्युएट करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट को आपने इवेल्युएट करना है। डेवलप करना है साइंटिफिक एटीट्यूड और क्यूरियोसिटी को। इम्प्रूव करना है ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग नहीं होगा ये, है ना, रिकॉर्डिंग स्किल्स को, ठीक है। उसके बाद है इनकरेज करना है टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। असेस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। प्रमोट करना है किस चीज़ को? लर्निंग बाय डूइंग को। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि आपने प्रैक्टिकल वर्क और यानी कि एक्सपेरिमेंटल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क को असेस क्यों करना है। उसके बाद है आपका कि एरियाज़ क्या होते हैं असेसमेंट के, कहाँ पर? एक्सपेरिमेंटल वर्क में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, है ना, कि हमने जो एक्सपेरिमेंटल का यानी कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके एम को अंडरस्टैंड करना है। करेक्ट यूज़ करना है एपरेटस और मटेरियल्स का। फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग करनी है रिजल्ट्स की। ड्रॉ करना है करेक्ट कंक्लूजन को। क्लीनलीनेस और सेफ्टी होनी चाहिए लेबोरेटरी में। और साइंटिफिक एटीट्यूड और डिसिप्लिन आपने ये करना है, असेस करना है। तो ये आपके एरियाज़ होते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को हमने असेस करना होता है एक्सपेरिमेंटल वर्क में। उसके बाद है एरियाज़ ऑफ असेसमेंट इन प्रोजेक्ट वर्क, यानी प्रोजेक्ट वर्क में हमने किन चीज़ों को असेस करना है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कैसा किया है, अच्छा भी किया है या नहीं किया है। प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरीके से आप कर रहे हो। कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटे की कलेक्शन आपने कैसे की है। क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी भी है या नहीं है। प्रेजेंटेशन, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। चार्ट्स का और मॉडल्स का और पिक्चर्स का कैसे यूज़ करोगे। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, यानी आपके अंदर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एरियाज़ होती है कि हमने असेस करनी है किससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड। टीम वर्क और पार्टिसिपेशन भी है या नहीं है। तो ये सारे एरियाज़ होते हैं असेसमेंट के, किस में? प्रोजेक्ट वर्क में। उसके बाद है मेथड्स क्या होते हैं असेसमेंट के। ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट वगैरह। चेकलिस्ट होती है प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया, किस चीज़ के लिए? असेसमेंट के लिए। वाइवा वगैरह हो गया, प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, सेल्फ और पीयर असेसमेंट होगी और पोर्टफोलियो हो गया। इस तरीके से ये सारे मेथड्स रहते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं उनको असेस करने के। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन होता है स्टूडेंट के वर्क का, ओके। तो अब इसमें एडवांटेजेस क्या होती है कि हमने जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क है उसको असेस करने पर हमें एडवांटेजेस क्या मिलती है। प्रमोट होती है से एक्टिव लर्निंग, डेवलप होती है साइंटिफिक स्किल, एनकरेज होती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, है ना। इससे क्या होता है? इम्प्रूव होता है कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, और इससे मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल, यानी लर्निंग इससे क्या होती है? इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनती है। ये चीज़ हेल्प करती है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो ये सारी एडवांटेजेस होती है टू असेस प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क। उसके बाद है प्रॉब्लम्स क्या होती है असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल और प्रोजेक्ट वर्क। लैक ऑफ लेबोरेटरी फैसिलिटी, तब हम असेस ही नहीं कर पाते हैं। लार्ज क्लास साइज होता है तो किस किस को तो असेस करें। टाइम कंज्यूमिंग होता है, सब्जेक्टिविटी होती है असेसमेंट में। लैक होता है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्कूल में। तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स होती है असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल और प्रोजेक्ट वर्क की। क्लियर। इसके बाद है आपका सुजेशन क्या है इफेक्टिव असेसमेंट के लिए। देखो सुजेशन क्या है कि आपने क्लियर क्राइटेरिया और रूब्रिक्स को यूज़ करना है, मेंटेन करना है कंटिन्यूस असेसमेंट को, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपने देनी है, इनकरेज करना है इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोजेक्ट्स को, यूज़ करना है फेयर और अनबायस्ड इवैल्यूएशन को। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती है सुजेशन किसके लिए? इफेक्टिव असेसमेंट के लिए। तो बस लास्ट में इसके हम कंक्लूजन देखें तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो असेसमेंट है किस चीज़ की? एक्सपेरिमेंट्स की और प्रोजेक्ट की, ये डेवलप करती है स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल स्किल्स को, अंडरस्टैंडिंग को और साइंटिफिक एटीट्यूड को। किस चीज़ से रिलेटेड? साइंस, लाइफ साइंस से रिलेटेड। और जो प्रॉपर प्लानिंग, फेयर इवैल्यूएशन और कंटिन्यूस होती है आपकी फीडबैक, ये बनाती है जो साइंस की लर्निंग को है वो मोर
मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बनाती है। तो हमने इसी के साथ जो आपका लास्ट टॉपिक था वो भी क्लियर कर दिया है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।